चलिए आज के इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बंगाल में हुई एक बेहद सुनियोजित हत्या यानी एक पूरी तरह से प्लान की गई टारगेट किलिंग की टाइमलाइन को डिकोड करने वाले हैं और इसके साथ ही देश के राजनीति में जो इस वक्त उथल-पुथल मची है ना, उसे भी समझेंगे। ये एक ऐसा केस है जिसने चुनाव के बाद की सुरक्षा व्यवस्था पर कुछ बहुत ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले एम्बुश टाइमलाइन, फिर फोरेंसिक सुराग, मर्डर के पीछे के सस्पेक्टेड मोटिव्स, बंगाल हिंसा के आंकड़े और आखिर में पंजाब, तमिलनाडु और बिहार से जुड़ी कुछ अहम नेशनल ब्रीफिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से, द नाइट ऑफ द एम्बुश, ग्राउंड जीरो। सोचिए, रात के ठीक 10 बजे का वक्त है। एक सफेद स्कॉर्पियो मध्यमग्राम में एंटर करती है। अंदर बैठे हैं 42 साल के चंद्रनाथ रथ, जो शुभेंदु अधिकारी के एक बहुत ही करीबी असिस्टेंट माने जाते थे, और उनके साथ है उनके ड्राइवर बुद्धदेव बोरा। बस कुछ ही पलों बाद दोलतला के पास पीछे से एक निसान माइक्रा कार आती है और उन्हें ओवरटेक करके अचानक रोक लेती है, और फिर बिना किसी वार्निंग के कुछ ही सेकंड्स के अंदर बाइक सवार हमलावर आते हैं और धड़ाधड़ 10 राउंड फायरिंग कर देते हैं। ये सब ग्राउंड पर असल में कितना खौफनाक था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए। वहां सड़क पर आवारा कुत्तों को खाना खिला रहे एक चश्मदीद ने जो बताया वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उनका कहना था कि उन्हें अचानक गोली चलने की और चीखने की आवाज़ें आईं और फिर उन्होंने स्कॉर्पियो के ड्राइविंग सीट पर एक शख्स को दर्द से रोते हुए देखा। जाहिर है खौफ का वो मंजर ऐसा था कि कोई मदद के लिए गाड़ी का दरवाज़ा तक नहीं खोल पाया। अब आते हैं जांच के दूसरे पहलू पर, अनकवरिंग द फोरेंसिक क्लूज, द वेपन एंड द ट्रेल। क्राइम सीन से इन्वेस्टिगेटर्स को क्या मिला? 10 खाली कारतूस। ये नंबर 10 अपने आप में उस हमले की क्रूरता को बयां करता है। फायरिंग इतनी सटीक और जानलेवा थी कि चंद्रनाथ रथ को कई गोलियां लगी और उनकी मौत हो गई, जबकि उनके ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। और जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वो है हत्या का हथियार, ऑस्ट्रियन ग्लॉक 47X पिस्टल। देखिए, ये कोई ऐसा आम हथियार नहीं है जो गली मोहल्ले के छोटे मोटे अपराधियों के पास आसानी से मिल जाए। बिल्कुल नहीं। इस तरह के हाई-टेक इंपोर्टेड वेपन का इस्तेमाल साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि इसके पीछे कोई आम क्रिमिनल्स नहीं, बल्कि हाईली प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे। और इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस को कुछ बेहद उलझा देने वाले सुराग मिले। पहला, उस निसान माइक्रा कार पर जो सिलीगुड़ी की नंबर प्लेट थी ना, वो पूरी तरह फर्जी थी। दरअसल असली मालिक ने अपनी कार ऑनलाइन बेचने के लिए लिस्ट की थी और बस वहीं से नंबर को कॉपी कर लिया गया। दूसरा सुराग, भागने के लिए जिस बाइक का इस्तेमाल हुआ वो हीरापुर के एक घोस्ट एड्रेस यानी फर्जी पते पर रजिस्टर्ड थी। इसके अलावा हमलावर शायद बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ भागे हैं। पुलिस ने पूछताछ के लिए कुछ लोकल क्रिमिनल्स को लाइन अप जरूर किया है, लेकिन इस लेवल की बारीक प्लानिंग साफ बता रही है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। अब बात करते हैं इस पूरे मामले के पीछे के सस्पेक्टेड मोटिव्स और उससे मचे सियासी बवाल की। इस हत्या के बाद जो पॉलिटिकल नैरेटिव बन रहा है वो दो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जा रहा है। बीजेपी का सीधा आरोप है कि ये एक प्री प्लान्ड राजनीतिक बदले की भावना से की गई हत्या है, जिसे वो जंगल राज बता रहे हैं, और उन्होंने इसके लिए सीधे तौर पर टीएमसी लीडरशिप पर उंगली उठाई है। दूसरी तरफ टीएमसी ने इन सभी दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने हत्या की कड़ी निंदा की है और निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी तो बनाई ही दी है, साथ ही मामले की मॉनिटरिंग सीबीआई या कोर्ट से कराने की भी मांग कर दी है। चलिए अब इसे घटना से थोड़ा पीछे हटकर ओवरऑल मैक्रो पिक्चर देखते हैं। बंगाल पोस्ट पोल वायलेंस स्टैट्स। ये जो आंकड़े हैं ये 6 मई तक के हैं और खुद डीजीपी सिद्धार्थ गुप्ता ने शेयर किए हैं। राज्य भर में अब तक 200 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, 433 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 1100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये नंबर्स हमें एक बहुत ही चिंताजनक सच्चाई बताते हैं कि चुनाव खत्म होने के बाद भी हिंसा का एक जो पैटर्न है वो राज्य में अभी भी किस तरह से कायम है। खैर, बंगाल से आगे बढ़ते हैं और तेजी से नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर। नेशनल पॉलिटिकल ब्रीफिंग्स, ईडी रेड्स एंड कैबिनेट शिफ्ट्स। शुरुआत पंजाब से करते हैं, जहां ईडी की रेड के दौरान सच में एक एकदम फिल्मी सीन देखने को मिला। मोहाली में 12 जगहों पर छापेमारी चल रही थी और अचानक 9वीं मंजिल की एक खिड़की से नोटों से भरे बैग नीचे फेंक दिए गए। लगभग 20-21 लाख रुपए हवा में उछाल दिए गए। ये एक्शन गमाडा पेमेंट डिफॉल्ट मामले में नितिन गोहल पर लिया गया है।
हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा है कि ये अगले साल होने वाले चुनावों से पहले पॉलिटिकल लीडर्स को डराने धमकाने की एक सोची समझी रणनीति है। अब थोड़ा साउथ का रुख करते हैं। तमिलनाडु में जनादेश कुछ इस तरह फंसा है कि एक्टर विजय 112 सीटों के साथ बहुमत के जादुई आंकड़े से बस कुछ ही सीटें पीछे रह गए हैं। अब ऐसे में 10 मई के डेडलाइन से पहले राज्यपाल को क्या संवैधानिक कदम उठाने होंगे? नियम बिल्कुल साफ है। पहला, वो चुनाव पूर्व बने गठबंधन को बुलाएंगे जिसके पास बहुमत हो। अगर वो नहीं है तो दूसरा, सबसे बड़ी पार्टी को अपना समर्थन साबित करने का मौका दिया जाएगा। और अगर वो भी फेल होता है तो तीसरा स्टेप है चुनाव के बाद बने गठबंधन को इनवाइट करना। ये स्थिति अभी काफी सस्पेंस से भरी हुई है। इसी बीच बिहार में भी बहुत कुछ चल रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी एनडीए कैबिनेट का विस्तार कर दिया है और इस 32 सदस्यीय नई कैबिनेट का सोशल इवैक्यूएशन यानी जो जातियों का गणित है ना, वो एकदम कैलकुलेटेड है। आप खुद देखिए, अति पिछड़ा वर्ग से 10, सवर्ण समाज से 8, दलित समुदाय से 7, ओबीसी से 6 और मुस्लिम समुदाय से 1 मंत्री। ये पूरी तरह से एक सधा हुआ सत्ता का संतुलन बनाने की कोशिश नजर आती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल। बंगाल में एक हाई प्रोफाइल मर्डर की इस फोरेंसिक मिस्ट्री से लेकर तमिलनाडु में फंसे हुए जनादेश तक, ये तमाम पॉलिटिकल प्रेशर पॉइंट्स भारत के लोकतंत्र के तात्कालिक भविष्य को किस तरह से नया आकार देंगे? क्या हमारी व्यवस्था इन झटकों को आसानी से सह पाएगी? खैर, ये कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिन पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी।